Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home, my dear students. It's chemistry for 12th class. And nowadays we were talking about the chapter number 5, that is P block elements, and topic is related to ozone. And here is some chemical properties of ozone are there. So my dear students, ओजोन एक बहुत ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो आज हम इसकी जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर फर्स्ट इज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है ओजोन, बात ये आ गई है। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। Due to the formation of nascent oxygen, ozone is doing work as a better oxidizing agent always. Okay? तो अब आपने देख लिया है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये शो करता है। तो अब हम ऑक्सीडेशन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये आपकी हेडिंग बन गई है। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड से कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से करता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करके एक तरफ को कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, PbS को ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में। HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है KOH में। KNO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है KNO3 में। ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe2SO4 का होल थ्राइज यानी फेरिक सल्फेट में। एज वेल एज K4FeCN का होल 6 को ऑक्सीडाइज कर देता है K3FeCN का होल 6 में। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को चेंज कर देता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। तो ये फ़िलहाल इतनी सारी इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप पहले इनको 1 बाय 1 करके स्टडी कर लें। तो नंबर 1 आपका PbS वाली रिएक्शन है। तो PbS है आपका, और इसकी केमिकल इक्वेशन आप ओजोन के साथ जब कराओगे देन यू विल गॉट PbSO4। अब आप अगर यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो PbSO4 तो आपका बन गया। तो 2 3 6 4 आपने इसको दे दिए। फिर क्या बच रहा है आपके पास में O2। तो O2 तो कम से कम बचना भी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन लेड सल्फाइड इज़ रिएक्ट विद ओजोन देन इट गोज़ टू लेड सल्फेट, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका HCl की जब केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इक्वेशन जब ओजोन के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है। तो अब यहाँ बिकॉज 2 एटम्स हैं, अगर आप 2 भी यहाँ पर कर लोगे तो सबसे पहले तो H के जब आपने 2 कर दिए तो H2O बनेगा। ऑक्सीजन आप इससे एक ले चुके हो, इधर दे दिया। 2 ऑक्सीजन बचे हैं, Cl2 बचेगा और O2 बचेगा। मैंने कहा था आपसे कि HCl विल ऑक्सीडाइज टू Cl2। इसी तरह से ऑक्सीजन ओजोन की ये प्रॉपर्टी चल रही है Ki की जो केमिकल इक्वेशन होगी वो थोड़े एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पर कराई जाएगी। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है वाटर से। ओजोन ये रहा। आप 2Ki ले लें। जब आप 2K ले चुके हो तो 2KOH आप बना दीजिए। ठीक है। और प्लस I2 भी आपका निकलेगा, प्लस O2 भी आपका निकलेगा। तो KOH और I2 में दोनों में चला गया Ki आपका। आगे चलते हैं KNO2 की तरफ। जब KNO2 की केमिकल इक्वेशन कराई जाती है, ये लीजिए KNO2, सीधी सी बात है, आप पता है आपको किससे आप रिएक्शन कराने वाले हो। तो डेफिनेटली ये KNO3 बनेगा प्लस O2। कोई भी नाइट्राइड ले आइए, नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। इसके बाद FeSO4 फेरस सल्फेट की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। फेरस सल्फेट की केमिकल इक्वेशन आप जब सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोन के साथ कराओगे, ज़रा आप ध्यान से देख लें। FeSO4 के बस 2 लेने हैं आपको और आपकी ये केमिकल इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाएगी। Fe के जब आपके पास 2 हैं तो SO4 का बन जाएगा होल थ्राइज, बिकॉज ऑफ एक SO4 ये रहा और 2 SO4 ये रहे। FeSO4 का होल थ्राइज बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस O2 बनेगा। ये लीजिए।
आप K4FeCN6 की रिएक्शन भी इसी तरह से करा सकते हैं। K4FeCN का होल 6 की केमिकल इक्वेशन आपको ओजोन के साथ करानी है, तो आप इस सिचुएशन में सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लीजिए या कम से कम एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, आप H2O ले लीजिए, O3 से आप रिएक्शन कराने वाले हो। अब आपको पता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, जब आप इसकी इक्वेशन इससे कराओगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा K3FeCN का होल 6, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर 2 लेना 2K4, जब 2K4 है 2 4 ज़ा 8 और यहाँ ले लेना 2 3 ज़ा 6, तो 2 पोटेशियम कहाँ गए आपके, 2K कहाँ गए, 2KOH बनेगा इसमें, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन बनेगी। तो देख लेना ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई होगी। तो ओजोन जो है इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो अब तक तो आपने कंपाउंड्स का पढ़ा, अब आप देख सकते हैं ओजोन की तरफ से ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन देख लीजिए, नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से ये कराता है। नॉन मेटल्स में आयोडीन है, और आयोडीन की केमिकल रिएक्शन जब आप ओजोन के साथ कराते हो और थोड़ा एक्वस सॉल्यूशन लेकर के, क्या बनता है देखिए, 2I हैं आपके पास और 2H हैं, तो 2H और I भी और H भी दोनों ख़त्म हो गए हैं, O3 आप यहाँ पर लगा दीजिए, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन आपने यहाँ पर ले लिए, जबकि हैं कितने आपके पास, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 हैं आपके पास। अब जितने भी बच रहे हैं उन सभी को आप O2 की फॉर्म में लिख दीजिए। 6 आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर, बचे उधर आपके 8, तो 4 O2 ये लीजिए। इस तरह से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक 5 O2 बचने चाहिए, 2 3 6 आपके 16, हाँ 10 बचे थे, 5 O2। तो आयोडीन को हाइड्रो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आयोडीन एक नॉन मेटल है और उसे हाइड्रो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया ओजोन ने। इसी तरह एक और देख लीजिए आप सल्फ़र वाली केमिकल इक्वेशन, आपको 24 O3 लेने होंगे, 24 O3 लेकर के और थोड़ा वाटर आपको इसमें मिलाना होगा। ये सब अपने अपने रेस्पेक्टिवली एसिड्स में चले जाएंगे। 8 S हैं तो आंखें बंद करके आप 8 ही आप H2SO4 बना दीजिए, पूरे 8 देख लें आप। अब ऑक्सीजन के एटम आप काउंट करें तो 24 3 ज़ा यहाँ देखेंगे आप तो 72 हो रहे हैं, और 8 इधर देखेंगे तो 80 हो रहे हैं ऑक्सीजन, जबकि 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32 अभी आप यहाँ पर केवल यूज़ कर पाए हो। सल्फ़र पूरे यूज़ कर लिए हैं, हाइड्रोजन भी आपने लगभग पूरे कर लिए हैं। अब जो भी बचेंगे आप उनको एज़ यूजुअल 24 O2 आपके बचेंगे, तो 24 2 ज़ा 48 और 32 आपके इधर थे, 48 32 80 हो गए, जो मैंने आपको काउंट करके बताए थे। ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। इसीलिए इसको एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। आप इसकी केमिकल इक्वेशन सिल्वर के साथ कराइए, ओजोन का आपको पता ही है, तो ये चला जाएगा आपका सीधे Ag2O में और O2 आपकी अलग रह जाएगी। इसी तरह आप इसकी रिएक्शन मरकरी से कराइए, O3 की केमिकल इक्वेशन ये बनेगा Hg2O + O2। तो इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने पाया कि किस तरह से ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके ब्लीचिंग एक्शन की तरफ। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन किस तरह शो करता है अपना, ओजोन की जब रिएक्शन कराई जाती है तो O2 बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनता है जो कि कलर्ड सब्सटेंसेस को चेंज कर देता है कलरलेस सब्सटेंसेस में, अंडरस्टैंड। तो ये है, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी जो हैं इसकी हैं। ये कई बार ओजोनाइड्स भी बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड्स किस तरह बनाता है ये ओजोनॉइड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है एथिलीन। आप O3 से इक्वेशन इसकी कराइए। जब ऑक्सीजन के आपके पास में 3 एटम्स हैं तो ये 3 के 3 एटम्स आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए, लाइक दिस, ठीक है। ये बन गया ओजोनॉइड।
कोई भी आप ले लीजिए हाइड्रोकार्बन, तो ये जो है अब इस वक्त क्या नाम था इसका, ये एथिलीन था ये, तो ये बन गया एथिलीन ओजोनोइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी ओजोन की रही हैं। अब ओजोन के हम आपको लेकर के चलते हैं ओजोन के यूजेस की तरफ। यूजेस ऑफ ओजोन, तो ओजोन का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि इसका एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड की तरह वर्क करता है। ये क्राउडेड प्लेस में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर एयर को प्योर करने के काम आती है, समझे आप। और ओजोन का जो यूज़ है एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किया जाता है, एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए डिटेक्शन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का पता लगाने के लिए किसी भी कंपाउंड में, इन एक कंपाउंड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड का पता लगाने के लिए भी ओजोन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके यूजेस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ सल्फ़र की तरफ। हम ऑक्सीजन को फिनिश कर चुके हैं। ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। ऑक्सीजन पढ़ा, डाई ऑक्सीजन पढ़ा है, ओजोन पढ़ा है। उससे पहले ऑक्सीजन की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो नंबर है वो सल्फ़र का है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि सल्फ़र की जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है अब हमें वो पढ़नी है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र में हम लेकर के चलते हैं आपको रोम्बिक सल्फ़र के पास, ठीक है। ये 3 तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म यहाँ पर बताई गई हैं। बताई तो 2 गई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये मैं आपको 3 बताऊँगा क्या क्या है। पहले ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रोम्बिक सल्फ़र, जिसे हम अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फ़र, या जिसे बीटा सल्फ़र भी कहते हैं। और अब आपका एक और बच रहा है, वो साइक्लो S6 फॉर्म है। साइक्लो S6 फॉर्म, ये इतने तरह का आपका सल्फ़र 3 टाइप का मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखिए अब आपके पास में जो यहाँ पर दिख रही है ये रोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र जिसे आप कहते हैं। तो मैं जो बातें इनके बारे में आपको बताऊं तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करते रहिएगा आप। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में जो अल्फ़ा सल्फ़र है जिसे आपने रोम्बिक सल्फ़र कहा है, तो ये जो है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल, इनको अलग अलग करके लिखना है, मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर रहा हूं। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र। ये सल्फ़र की सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, याद रखना। रोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र ये सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। आप इसको किस तरह से प्रिपेयर करोगे? प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल सल्फ़र का एक रोल लेना है। आपको रोल सल्फ़र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे चाइना डिश में CS2 के साथ, किसके अंदर, चाइना डिश में CS2 के साथ आपको उसको हीट करना है। और हीट करने के बाद आपको कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होंगे, जो कि क्या होगा, रोम्बिक सल्फ़र होगा, ठीक है, या जिसे अल्फ़ा सल्फ़र हम कह रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाटर में जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं ना अल्फ़ा सल्फ़र की, अल्फ़ा सल्फ़र वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ये वाटर में नहीं घुलता है माय डियर। ये बेंजीन वगैरह में, बेंजीन या ईथर में ये घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। और CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में तो रेडिली सोल्यूबल हो जाता है, बहुत तेज़ी से घुल जाता है माय डियर इसके अंदर। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको उसकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ अल्फ़ा सल्फ़र या रोम्बिक सल्फ़र की। दूसरी चीज़, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.03
ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होती है और ये मेल्ट हो जाता है 385.8 केल्विन पर ये मेल्ट हो जाता है। अल्फ़ा सल्फ़र या रोम्बिक सल्फ़र या जिसे ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र भी कहते हैं। अब मैं आपको दूसरे पर लेकर के चलता हूँ जिसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फ़र या जिसे बीटा सल्फ़र भी कहते हैं। तो देखिए ये जो है ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। ये अबव 369 केल्विन ये स्टेबल है, याद रखना। अगर 369 केल्विन से ये अगर ऊपर है, अगर ये रखा हुआ है 369 केल्विन से ज़्यादा के किसी भी टेम्परेचर पर, तब ये स्टेबल है। बाकी इसके बिलो 369 केल्विन इट कन्वर्ट इनटू, ये कन्वर्ट हो जाता है काय में, अल्फ़ा सल्फ़र में। ये बात मत भूलना माय डियर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 369 केल्विन टेम्परेचर पर सल्फ़र की दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, अल्फ़ा भी और बीटा भी, यानी मोनोक्लिनिक सल्फ़र भी और रोम्बिक सल्फ़र भी। ये रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए 369 केल्विन टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये बातें मैंने आपको सल्फ़र के बारे में अभी बताई हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मोनोक्लिनिक सल्फ़र की। अगर हम बात करें तो ये इसको ज़्यादा मतलब ये भी इजीली ही प्रिपेयर्ड कर लिया जाता है। इसको भी चाइना डिश में मेल्ट करके प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। पहले इसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद फिर इसे कूल किया जाता है और कूल होने के बाद में आपको इसके जो अंदर का जो वाटर है वो सब रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है, और आपको जो है नीडल शेप स्ट्रक्चर आपको इसकी मिल जाती है। नीडल शेप, सुई के जैसे शेप आपको मिल जाती है, वो होता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फ़र या बीटा सल्फ़र। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि वाटर में तो ये भी इनसोल्यूबल होता है और CS2 में ये भी सोल्यूबल होता है। दोनों ही प्रॉपर्टी लाइक सेम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात की जाती है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी आ जाती है 1.98 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, और ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट ये होता है 393 केल्विन के ऊपर, ठीक। तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आपको मैं बता दूं, बोथ अल्फ़ा एंड बीटा सल्फ़र, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र हैव क्राउन शेप, दोनों पर ही क्राउन शेप होती है। एक 8 एटम होते हैं और 8 के 8 एटम वो आप इसके क्राउन शेप ले लेते हैं। किस तरह की वो क्राउन शेप होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ज़रा ध्यान से आप उसको देखिएगा और नोट कीजिएगा। एटम्स पहले काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 4 तो ये हो गए और 4 ही ये हो गए। किस तरह की इसकी शेप है, क्राउन शेप आपको बनानी है लाइक दिस, ये लीजिए। ये दोनों पर ही होती है, अल्फ़ा सल्फ़र पर भी और बीटा सल्फ़र पर भी ये क्राउन शेप होती है। 8 के 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, इन द फॉर्म ऑफ ए क्राउन शेप। ओके, क्राउन शेप में ये प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ साइक्लो 6 सल्फ़र की तरफ। साइक्लो 6 फॉर्म जो होती है वो एक और अलग फॉर्म है सल्फ़र की, जिसके पास में 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन एटम्स, और वो भी किस फॉर्म में होते हैं वो मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूँ। किस तरह की वो फॉर्म होती है ध्यान से देखिएगा और आप उसको नोट कर लीजिएगा। वो एक चेयर शेप होती है लाइक दिस, ये एक चेयर शेप बन जाती है। तो माय डियर, हर कॉर्नर पर आप देखेंगे कि हर जगह पर सल्फ़र है, एवरीवेयर। ऐसा ही इसके अंदर भी होता है, S8 इसका फॉर्मूला होता है सल्फ़र का। ये प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको लेकर के नया कंपाउंड आएंगे। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी सल्फ़र डाइऑक्साइड, दैट इज़ द कंपाउंड ऑफ सल्फ़र। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।